वेलकम टू दिस सेशन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जीएस के कुछ एमसीक्यूज, जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर है 11। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। हमें यहाँ कुछ घटनाएं दे रखी है, हमें उनको कालानुक्रमिक में क्रम में जमाना है। ठीक है, फर्स्ट वाला दे रखा है हमें, कलकत्ता में बंग भाषा प्रकाशन सभा की स्थापना की गई। सेकेंड वाला है, भारतीय राष्ट्र एसोसिएशन की स्थापना बंगाल के राष्ट्रवादियों द्वारा की गई थी। थर्ड वाला है, इंडियन लिंक की शुरुआत शिशिर कुमार घोष ने की थी। हमें इसको सही क्रम में जमाना है, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? इसका आंसर होगा हमारा सी। इसमें सबसे पहले हमारा फर्स्ट ही है, कलकत्ता में बंग भाषा प्रकाशन की सभा की स्थापना कब? 1836 में। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। फिर उसके बाद आएगा हमारा थर्ड वाला, इंडियन लिंक की शुरुआत। तो इंडियन लिंक की शुरुआत कब हुई थी? तो ये जो हुई थी 1866 में हुई थी, और किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। फिर हमारा लास्ट है, भारतीय राष्ट्र एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1875 में। ठीक है, इसलिए इसका आंसर होगा हमारा सी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले राजनीतिक संगठन। वर्ष 1836 में राजा राम मोहन राय के सहयोगियों द्वारा कलकत्ता में बंग भाषा प्रकाशक सभा की स्थापना की गई। दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारतीय मुद्दों पर चर्चा करना और इंग्लैंड में सार्वजनिक मंचों पर भारतीय कल्याण को बढ़ावा देना था। भारतीय लिंग की स्थापना वर्ष 1875 में शिशिर कुमार घोष ने राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की थी। इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, जिसे राष्ट्रीय भारतीय राष्ट्रीय एसोसिएशन के रूप में भी जाना जाता है, की स्थापना 1876 में बंगाल के युवा राष्ट्रवादियों सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के नेतृत्व में की गई थी। यह संगठन इंडियन लिंग का उत्तराधिकारी बना और ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की कंजर्वेटिव तथा जमींदारी पर आधारित नीतियों के विपरीत एक प्रगतिशील दृष्टिकोण प्रस्तुत करता था। भारतीय संघ कांग्रेस पूर्व संघों में सबसे महत्वपूर्ण था और इसका उद्देश्य हर वैध तरीके से लोगों के राजनीतिक संतुलन एवं भौतिक उन्नयन को बढ़ावा देना था। इसलिए जो हमारा आंसर होगा सी होगा। हमारा क्वेश्चन नंबर है 12। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। हमें कुछ राजनीतिक संगठन दे रखे हैं और कुछ उनके संस्थापक दे रखे हैं, हमें इनको सही सम्मिलित करना है। तो फर्स्ट वाला हमारा ऑप्शन है पूना सार्वजनिक सभा, बदरुद्दीन तैयब जी। सेकेंड वाला है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, महादेव गोविंद रनाडे। थर्ड है मद्रास महाजन सभा, एम वीरा राघव वाचारी। हमें इसमें से बताना है कितने कथन सही सुमेलित है। इसका जो हमारा आंसर होगा क्या होगा? ए, केवल एक। इसमें हमारा केवल थर्ड वाला सही है, मद्रास महाजन सभा एम वीर राघव वाचारी। लेकिन जो हमारा पूना सार्वजनिक सभा है, तो ये किसके द्वारा संस्थापक कौन थे इसके? तो महादेव गोविंद रनाडे। और जो हमारा बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, तो बदरू तैयब जी। ये फर्स्ट सेकंड इंटरचेंज है, इसमें केवल एक सही है, थर्ड वाला। इसका आंसर ए होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले राजनीतिक संगठन। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना वर्ष 1867 में महादेव गोविंद रनाडे और अन्य सहयोगियों द्वारा की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य सरकार और जनता के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करना था। तो जो हमारा फर्स्ट वाला है वो सही सुमेलित नहीं है। हमें इस फिर दे रखा हमें पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना वर्ष 1867 में महादेव गोविंद रनाडे की और अन्य सहयोगियों द्वारा मुख्य रूप से की गई थी। फिर हमारा बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में बदरुद्दीन तैयब जी, मारिया शाह और केटी तेलंग द्वारा की गई थी। सेकेंड वाला भी सही सुमेलित नहीं है। मद्रास महाजन सभा की स्थापना वर्ष 1884 में एम वीर राघव वाचारी, बी सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चारू ने की थी। इसलिए जो हमारा थर्ड वाला है वो सही सुमेलित है। हमारा क्वेश्चन नंबर 13। ब्रिटिश साम्राज्यवाद की आर्थिक आलोचनाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें इसमें से बताना है कितने कथन सत्य है। तो इसका जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, दादा भाई नौरोजी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक भारत का आर्थिक इतिहास में ड्रेन सिद्धांत प्रस्तुत किया। सेकेंड वाला है एमडी रनाडे ने भारत की अर्थव्यवस्था को आश्रित उपनिवेशिक अर्थव्यवस्था बताया। थर्ड वाला अपनी पुस्तक भारत में ब्रिटिश शासन के कुछ आर्थिक पहलू में सुब्रमण्यम अय्यर ने तर्क दिया कि भारत का आर्थिक पिछड़ापन उपनिवेशीकरण का प्रत्यक्ष परिणाम था। हमें इसमें से बताना है कितने या कौन से कथन सही है।
इसका जो हमारा आंसर होगा क्या होगा, बी। इसमें केवल हमारे दो सही है, सेकंड और थर्ड वाला। लेकिन जो हमारा फर्स्ट वाला है वो दादा भाई नौरोजी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक गरीबी एवं भारत में गैर ब्रिटिश शासन 1901 में ड्रेन सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो इसलिए हमारा फर्स्ट वाला है वो सही नहीं है, केवल सेकंड और थर्ड दोनों ही सही है। ब्रिटिश साम्राज्य की जो है प्रमुख आर्थिक आलोचना है। दादा भाई नौरोजी ने 1825 से लेकर 1917 दादा भाई नौरोजी को भारत के ग्रेट ओल्ड मैन के रूप में भी जाना जाता है और उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक गरीबी एवं भारत में गैर ब्रिटिश शासन 1901 में ड्रेन सिद्धांत प्रस्तुत किया था। इसलिए जो हमारा फर्स्ट है वो सही नहीं है। उन्होंने यह उजागर किया कि ब्रिटिश शासन के तहत भारत से ब्रिटेन की ओर धन का लगातार और व्यवस्थित प्रवाह हुआ, जो भारत के लिए किसी प्रकार का पारस्परिक लाभ प्रदान नहीं करता था। उन्होंने अनुमान लगाया कि भारत का लगभग 1/3 राजस्व, वेतन, बचत, पेंशन भारत में ब्रिटिश सैनिकों को भुगतान और ब्रिटिश कंपनियों के मुनाफे के रूप में ब्रिटेन को भेज दिया जाता था, जिससे देश का आर्थिक शोषण होता था। रोमेश चंद्र दत्त 1848 से लेकर के 1909 अपनी पुस्तक भारत का आर्थिक इतिहास 1901 से 3 में दत्त ने अपने भारत की अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश नीतियों के विनाशकारी प्रभाव का विस्तृत विश्लेषण किया, जिसमें विशेष रूप से औद्योगिकरण की और कृषि गिरावट का ध्यान केंद्रित किया गया। उन्होंने तर्क दिया कि ब्रिटिश शोषणकारी कर नीतियों ने अपने भारत के स्वदेशी उद्योगों को नष्ट कर दिया और दमनकारी भूमि राजस्व प्रणालियों ने व्यापक गरीबों को जन्म दिया। दत्त ने ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के परिणाम स्वरूप भारत के वस्त्र उद्योग के विनाश और पारंपरिक हथकरघा बुनकरों के शोषण को उजागर किया। उन्होंने रेलवे की शुरुआत की भी आलोचना की और तर्क दिया, इससे आयातित वस्तुओं का प्रभाव बढ़ गया, जिससे भारत की संपत्ति और अधिक नष्ट हो गई। महादेव गोविंद रनाड़े 1842 से लेकर 1901 प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और समाज सुधारक एमजी रनाड़े ने भारत की अर्थव्यवस्था को निर्भर औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के रूप में वर्णित किया। ये जो हमारा सेकेंड है वो सही है। उन्होंने तर्क दिया कि ब्रिटिश आर्थिक नीतियां ने भारत को कच्चे माल का आपूर्तिकर्ता और ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं का उपभोक्ता बना दिया, जिससे स्थानीय उद्योग नष्ट हो गए। रनाड़े ने भारतीय अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए औद्योगिकरण और बुनियादी ढांचे के विकास की आवश्यकता पर जोर दिया। जी सुब्रमण्यम अय्यर 1855 से लेकर 1916 वह आर्थिक राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक थे और भारत की आर्थिक अधीनता में विदेशी व्यापार की भूमिका पर ध्यान केंद्रित करते थे। अपनी पुस्तक जो है भारत में ब्रिटिश शासन के कुछ आर्थिक पहलू में जी सुब्रमण्यम अय्यर ने तर्क दिया कि भारत का आर्थिक पिछड़ापन इसके पूर्व उपनिवेशिक अतीत के बजाय उपनिवेशीकरण का प्रत्यक्ष परिणाम था। इसलिए जो हमारा थर्ड है वो भी सही है। अय्यर है जो उन्होंने ब्रिटिश वाणिज्यिक हितों के आर्थिक प्रभुत्व का सामना करने के लिए स्वदेशी नवजात उद्योगों के संरक्षण का समर्थन किया। उन्होंने मानसून पर निर्भरता कम करने के लिए गैर कृषि आधारित उद्योगों की आवश्यकता पर जोर दिया और बिचौलियों द्वारा किसानों के शोषण की आलोचना की। हमारा क्वेश्चन नंबर 14। इसका हमारा फर्स्ट ऑप्शन है ए 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम राष्ट्रवादियों को संतुष्ट करने में असफल रहा। सेकंड ऑप्शन है नाटू बंधुओं को बिना मुकदमा चलाए निर्वासित कर दिया गया। थर्ड वाला है कलकत्ता निगम में भारतीय सदस्यों की संख्या कम कर दी गई। डी वाला 1904 के भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम ने विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण को कम कर दिया। हमें इसमें से बताना है उग्रवादी राष्ट्रवाद के उदय में कौन सा योगदान नहीं है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा क्या होगा, डी। 1904 के भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम ने विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण को कम कर दिया। ये क्या हमारा जो राष्ट्रीय उग्र राष्ट्रवादी है उनका उदय में योगदान नहीं था, इस ये वाला ऑप्शन का। 1890 के दशक में उग्र राष्ट्रवादी दृष्टिकोण से प्रेरित क्रांतिकारियों प्रवृत्तियां उभरने लगी, जो वर्ष 1905 तक एक सशक्त रूप से विकसित हो गई। उग्र राष्ट्रवाद के उदय में योगदान देने वाले कारक राष्ट्रवादी स्तर से भली भांति परिचित थे कि भारतीयों को अधिक अधिकार देने के बजाय सरकार मौजूदा अधिकारों को भी छीन रही थी। 1892 भारतीय परिषद अधिनियम की राष्ट्रवादियों द्वारा आलोचना की गई क्योंकि यह उन्हें संतुष्ट करने में असफल रहा। 1897 नाटू बंधुओं को बिना मुकदमा चलाए निर्वासित कर दिया गया और तिलक तथा अन्य को राजद्रोह के रूप में आरोप में जेल में डाल दिया गया।
1898 में आईपीसी धारा 124A के तहत दमनकारी कानूनों को आईपीसी धारा 156A के तहत नए प्रावधानों के साथ और अधिक सशक्त बनाया गया। 1899 कलकत्ता निगम में भारतीय सदस्यों की संख्या कम कर दी गई। 1904 में सरकारी गोपनीयता अधिनियम ने प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम ने विश्वविद्यालयों पर अधिक सरकारी नियंत्रण स्थापित किया, जिन्हें राजनीतिक क्रांतिकारियों को उत्पन्न करने वाले कारखानों के रूप में बताया गया। इसलिए जो हमारा डी वाला है वो सही नहीं है। हमारा क्वेश्चन नंबर है 15। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें इसमें से बताना है कितने कथन सही है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है हमें, इल्बर्ट बिल विवाद लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के दौरान हुआ था। सेकंड वाला है, सर एंड्रयू फ्रेजर के नेतृत्व में पुलिस आयोग की स्थापना लॉर्ड रिपन के वायसराय काल में की थी। हमें इसमें से बताना है कितने कौन से सही है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, डी। इसमें ना तो हमारा फर्स्ट सही है और ना ही हमारा सेकंड सही है, दोनों ही रॉन्ग है। जो हमारा फर्स्ट वाला है इल्बर्ट बिल विवाद, तो ये किसके द्वारा, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान हुआ था। सेकंड वाला है सर एंड्रयू फ्रेजर के नेतृत्व में पुलिस आयोग की स्थापना लॉर्ड कर्जन के वायसराय काल में की गई थी। इसलिए जो हमारा फर्स्ट सेकंड दोनों क्या इंटरचेंज है। इसका आंसर होगा हमारा डी। इल्बर्ट बिल विवाद ब्रिटिश भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसने ब्रिटिश प्रशासन के नशीली पूर्वाग्रह और उपनिवेशिक न्याय की सीमाओं को उजागर किया। यह बिल वर्ष 1883 में वायसराय की परिषद में एक कानूनी सदस्य सर कोर्ट ने इल्बर्ट द्वारा प्रस्तुत किया था, ताकि वरिष्ठ भारतीय मजिस्ट्रेटों को ब्रिटिश नागरिकों से जुड़े मामलों की अध्यक्षता करने की अनुमति दी जा सके। इल्बर्ट बिल विवाद लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान हुआ था, जो वर्ष 1880 से 1884 तक भारत के वायसराय थे। इसलिए जो फर्स्ट वाला है वो सही नहीं है। पुलिस आयोग की स्थापना 1902 सर एंड्रयू फ्रेजर के नेतृत्व में पुलिस आयोग की स्थापना लॉर्ड कर्जन के नेतृत्व में की गई थी। इसलिए जो हमारा सेकेंड है वो भी सही नहीं है। आयोग ने पुलिस प्रशासन के विभिन्न मानदंडों की जांच और पुलिस बल में व्यावसायिकता तथा परीक्षण बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण, भर्ती एवं संसाधन शामिल किए हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है 16। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। हमें कुछ यहाँ पर राष्ट्रीय दे रखे और कुछ लेखक दे रखे, हमें उनको सही सुमेलित करना है। फर्स्ट वाला हमारा दे रखा है अमर सोनार वैज्ञानिक काजी नजरुल इस्लाम। सेकेंड वाला है सुदेश गीतम सुब्रमण्यम भारती। थर्ड वाला दे रखे है देशेर कथा साखाराम गणेश देवशंकर। हमें इसमें से बताना है कितने या कौन से कथन सही है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, बी। इसमें केवल हमारे दो सही है और कौन से, सेकंड और थर्ड। लेकिन जो हमारा फर्स्ट वाला है वो इसमें रोंग है। यहाँ पर जो अमर सोनार वैज्ञानिक है वो किसके द्वारा, रशियन नाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था, वो इसके लेखक थे। स्वदेशी आंदोलन के दौरान राजनीति को राष्ट्रवादी लेखन। अमर सोनार रॉकेट बांग्लादेश के राष्ट्रगान है, जिसे प्रसिद्ध कवि और नोबेल पुरस्कार विजेता रशियन नाथ टैगोर ने वर्ष 1905 में लिखा था। ये जो फर्स्ट वाला है सही सुमेलित नहीं है। यह गीत बंगाल के स्वदेशी आंदोलन के दौरान बंगाल के विभाजन का विरोध करने के लिए गाया गया था। यह बंगाल की प्राकृतिक सुंदरता, समृद्धि और सांस्कृतिक विरासत का उत्सव है तथा इसके माध्यम से बंगाल के प्रति गहरे प्रेम एवं भक्ति को व्यक्त किया गया है। स्वदेश गीतम तमिल कवि, स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक सुब्रमण्यम भारती द्वारा लिखित एक पुस्तक है। इसलिए जो हमारा सेकेंड है वो सही सुमेलित है। देशेर कथा वर्ष 1904 में साखाराम गणेश देवशंकर और द्वारा लिखित एक बेलर पुस्तक, जो ब्रिटिश शासन के अधीन भारतीय लोगों को पीड़ा का दस्तावेज है। इस कृति ने स्वदेशी मशीनरी को प्रेरित किया था। इसलिए जो हमारा थर्ड है वो भी सही सुमेलित है। यह एक राजनीतिक पुस्तक थी जिसमें ब्रिटिश उपनिवेशिक शासन की आलोचना की गई और भारतीय जनता के मन को नियंत्रित करने के लिए उनके विरोध की चेतावनी दी गई थी। इस कार्य ने स्वदेशी व्यक्तिकरण को प्रेरित किया। वर्ष 1910 में इस पुस्तक का प्रतिबंध लगा दिया गया था। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर है 17। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग NMC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें इसमें से बताना है कितने कौन से कथन सही है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, इसमें अध्यक्ष सही स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा बोर्डों और अंडर ग्रेजुएट शिक्षा बोर्डों के अध्यक्ष शामिल होते हैं।
सेकंड वाला, यह एक गैर संवैधानिक और गैर वैधानिक निकाय है जिसका गठन एक कार्यकारी आदेश के माध्यम से किया गया है। हमें इसमें से बताना है कितने कौन से कथन सही है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा? ए। केवल इसमें हमारा फर्स्ट वाला सही है, लेकिन जो इसमें हमारा सेकंड वाला रॉन्ग है। यह एक कौन सा वैधानिक निकाय है जो किसके द्वारा, इसमें है ना राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम के द्वारा इसको पारित किया गया था, इसलिए जो हमारा इसमें केवल फर्स्ट सही होगा ए। एनएमसी भारत में चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में शीर्ष नियामक के रूप में कार्य करता है। इसमें अध्यक्ष सहित स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा बोर्ड और अंडर ग्रेजुएट शिक्षा बोर्डों के अध्यक्षों सहित 25 सदस्य होते हैं। फर्स्ट सही है। स्वास्थ्य देखभाल शिक्षा में उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध एनएमसी संपूर्ण देश में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण का वितरण सुनिश्चित करता है। एनएमसी का गठन संसद के एक अधिनियम द्वारा किया गया है जिसे राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम 2019 के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार यह एक वैधानिक निकाय है। सेकेंड वाला सही नहीं है। हमारा क्वेश्चन नंबर 18, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल आईपीसीसी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें इसमें से बताना है कितने कथन सही नहीं है। फर्स्ट हमारा ऑप्शन दे रखा है आईपीसीसी संयुक्त राष्ट्र निकाय है और इसकी स्थापना वर्ष 1988 में हुई थी। सेकेंड वाला, इसकी स्थापना विश्व मौसम विज्ञान संगठन और विश्व बैंक द्वारा की गई थी। थर्ड वाला, आईपीसीसी की छठी आकलन रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक औसत समुद्र स्तर में 1 मीटर की वृद्धि का अनुमान है। हमें इसमें से बताना है कितने कौन से सही है। इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा? बी। इसमें केवल हमारे 2 सही है, लेकिन जो इसमें हमारा यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड सही है, लेकिन इसमें हमारा जो है सेकेंड वाला रॉन्ग है। इसकी स्थापना विश्व जो है मौसम विज्ञान संगठन और राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा इसको की गई थी, जो किसका जल का निराकरण करता है। जल संबंधित जो भी समस्या होती है उनका निराकरण करता है, इसलिए इसमें केवल हमारे 2 सही होंगे, फर्स्ट और थर्ड। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल आईपीसीसी संयुक्त राष्ट्र निकाय है और इसकी स्थापना कब? 1988 में हुई थी, इसलिए जो फर्स्ट हमारा सही है। आईपीसीसी की स्थापना विश्व मौसम विज्ञान संगठन और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जलवायु परिवर्तन से संबंधित विज्ञान के आकलन के लिए की गई थी, इसलिए जो हमारा सेकेंड है वो सही नहीं है। आईपीसीसी की छठी मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार उच्च ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन परिदृश्य के तहत वैश्विक औसत समुद्र स्तर 21वीं तक लगभग जो है 1 मीटर बढ़ने का अनुमान है, इसलिए जो थर्ड वाला हमारा सही है। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की रिपोर्ट से पता चलता है कि सिवस आबादी की वरिष्ठ महिलाएं, विशेष रूप से 75 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं में गर्मी से संबंधित चिकित्सा समस्याओं जैसे डिहाइड्रेशन, अतिताप, थकान, हीट क्रैम्प्स और हीट स्ट्रोक का खतरा अधिक होता है, इसलिए जो हमारा बी वाला है वो सही है। हमारा क्वेश्चन नंबर है 19, मेनिंजाइटिस रोग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सही नहीं है। तो हमारा जो फर्स्ट वाला ऑप्शन दे रखा है हमें, बेल्जियम मेनिंजाइटिस के खिलाफ टीका बनाने वाला विश्व स्तर पर पहला देश बन गया है। सेकेंड वाला है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का लक्ष्य 2023 तक मेनिंजाइटिस को समाप्त करना है। थर्ड वाला है, मेनिंजाइटिस मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी मेनिंजेस को ढकने वाले ऊतकों की परतों तथा मेनिंजिस सब एरेनाइट्स स्पेस के बीच द्रव से भरी हुई जगह में होने वाली सूजन होती है। डी वाला है, मेनिंजाइटिस कवक और विषाणु दोनों के कारण हो सकता है। हमें इसमें से बताना है कौन सा सही है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा क्या होगा? फर्स्ट। मेनिंजाइटिस रोग नाइजीरिया वैक्सीन बनाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है, जो मेनिंजाइटिस निपटने में एक अभूतपूर्व कदम है। पूरे अफ्रीका महाद्वीप में मामलों में वृद्धि के शुरुआत 2030 तक मेनिंजाइटिस को समाप्त करने WHO के लक्ष्य के अनुरूप है। मेनिंजाइटिस मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी मेनिंजस को ढकने और ऊतकों के परतों और मेनिंजिस सब एरेक्नाइट स्पेस के बीच द्रव्य से भरी हुई जगह होने वाली सूजन होती है। यह रोग बैक्टीरिया, कवक या विषाणु सहित कई अलग अलग रोग जनकों के कारण हो सकता है, लेकिन वैश्विक स्तर पर इसे सर्वाधिक रूप से बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के प्रभाव द्वारा देखा जाता है, इसलिए इसमें हमारा ए वाला सही नहीं है। हमारा क्वेश्चन नंबर है 20, स्टारलिंक प्रोजेक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है हमें, यह एक स्पेस एक्स परियोजना है जिसे वर्ष 2019 में हजारों परिक्रमा कर रहे उपग्रहों के समूह के साथ एक ब्रॉडबैंड नेटवर्क में निर्मित करने हेतु लॉन्च किया गया था। सेकेंड वाला, स्टारलिंक उपग्रहों को लो अर्थ ऑर्बिट एलईओ में 350 किलोमीटर से 1200 किलोमीटर के बीच की ऊंचाई पर स्थापित किया जाएगा। हमें इसमें से बताना है कितने या कौन से कथन सही है। इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, सी। हमारे इसमें दोनों ही सही है। स्टारलिंक प्रोजेक्ट यह एक स्पेस एक्स परियोजना है जिसे वर्ष 2019 में हजारों परिक्रमा कर रहे उपग्रहों के समूह के साथ एक ब्रॉडबैंड नेटवर्क निर्मित करने हेतु लॉन्च किया गया था। फर्स्ट सही है। परियोजना का लक्ष्य कम लागत वाला उपग्रह आधारित ब्रॉडबैंड नेटवर्क निर्मित करना है जो वैश्विक इंटरनेट पहुंच प्रदान कर सके। स्टारलिंक उपग्रहों को लो अर्थ ऑर्बिट एलईओ में 350 किलोमीटर और 1200 किलोमीटर के बीच की ऊंचाई पर स्थापित किया जाएगा। तो जो हमारा सेकेंड है वो भी सही है। उम्मीद है जो आज का हमारा सेशन है आपको अच्छा लगा। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा है तो आगे के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच।